अपील के अंदर ऐसी दरख्वास्त नहीं दायर की जाती, जबकि इरफान कादर साहब 2020 खेलते औकात हाईलाइट किए हुए हैं इसमें। वो इस तरफ लेके जा रहे हैं कि जिस तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का केस अपील में सुप्रीम कोर्ट में सेट असाइड हुआ था और रिमांड हुआ था, इस स्टेज के ऊपर 561A ज़ाब्ता फ़ौजदारी की पटिशन मेरे ख्याल में ये कॉम्पिटेंट नहीं है। मतलब उसकी ऐसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ माहिर कानून शाह खबर साहब मौजूद हैं। उन्हें आज के शो में हम वेलकम करेंगे। शाह खबर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की गई है, उस दरख्वास्त की कानूनी हैसियत क्या है? क्या उस दरख्वास्त में ऐसा मवाद मौजूद है जो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को आगे चल के फ़ायदा पहुँचा सकता है, या इस दरख्वास्त में ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं जिसका मरियम नवाज़ या कैप्टन सफदर को कोई फ़ायदा पहुंचेगा? तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आप सर ये बताएं, क्योंकि आप कानून को भी समझते हैं, आइन को भी समझते हैं, नैब के लॉज को भी आप समझते हैं, किस तरह से देखते हैं मरियम नवाज़ की इस दरख्वास्त को जो आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है? लेकिन यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि ये दरख्वास्त दायर करने से पहले मरियम नवाज़ साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ये एक ऐसी दरख्वास्त होगी जो इस सारे केस का जो रुख है उस रुख को तब्दील कर देगी। वसीम, ये बड़ी एक समझता हूँ कि बड़ी स्मार्ट मूव है, बड़ी सोच समझ के और उस तरीके से उन्होंने ऐसे वक्त पे ये एप्लीकेशन डाली है जिससे आपको अंदाज़ा है कि मरियम नवाज़ साहबा की जो अपील है वनफील्ड अपार्टमेंट में, जिनको 7 साल सज़ा हुई है, एंड कैप्टन सफदर खैर उनकी तो कम सज़ा है, उनकी अपीलें अपनी फ़ाइनल स्टेजेस के ऊपर हैं, उसका फ़ैसला होने वाला है। और इस स्टेज के ऊपर ये वाला 561A ज़ाब्ता फ़ौजदारी, ये इनहेरेंट पावर्स होती हैं किसी भी अदालत की, और फ़ौजदारी जो केस सुन रहे हों, तो इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि टेक्निकली कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि नैब जो है एक स्पेशल लॉ है, और उस पर किसी भी नैब की अदालत का कोई अगर अबूरी हुक्म भी हो या फ़ाइनल हुक्म या जजमेंट हो, तो उसमें सेक्शन 32 है उसकी NAO 1999, जिसके तहत अपील हाई कोर्ट में की जाती है। तो इनकी अपील तो ऑलरेडी पेंडिंग है, मरियम नवाज़ साहबा की भी और कैप्टन सफदर की भी, जिनकी समाअत हो रही है, जिसका फ़ैसला भी होने जा रहा है। इस स्टेज के ऊपर 561A ज़ाब्ता फ़ौजदारी की पटिशन मेरे ख्याल में ये कॉम्पिटेंट नहीं है। मतलब उसकी ऐसी अपील के अंदर ऐसी दरख्वास्त नहीं दायर की जा सकती। शायद इसी वजह से रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात भी लगाए हैं। जी, हमने सुना है कि उन्होंने शायद ये भी लगाए हैं कि ये आपकी जो एप्लीकेशन है और उसमें जो प्रेयर है वो शायद कानून के मुताबिक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो एतराज़ उनका दुरुस्त भी है, लेकिन अब चूँकि उनकी हिकमत अमली ये होगी कि अब उस एतराज़ के साथ वो रजिस्ट्रार को कहेंगे कि इसको बेंच में लगा दें। जब बेंच में लग गया तो उसमें फिर शायद इसके ऊपर कोई फ़ैसला हो सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैंने दरख्वास्त का मतन पढ़ा है, इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसमें वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ट्रायल हुआ था जज अरशद मलिक की अदालत में, वो जो था वो बायस्ड था, वो दबाव के नतीजे में था, और उन्होंने वो बिल्कुल अपने आज़ादाना हैसियत से वो फ़ैसला नहीं किया था। उसका वो हवाला जो है वो कंट्रोवर्शियल वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, जिसमें वो लीक हुई थी और वो ख़ुद कह रहे थे कि मुझ पर दबाव था और मैं दबाव के नतीजे में मैंने ये फ़ैसला किया। और वो जो टेप्स थी उन्होंने उसको भी इस अपील का रिकॉर्ड का हिस्सा ऑलरेडी बनाया हुआ है। और इस स्टेज पे अभी दोबारा ये दरख्वास्त देना कि इस दरख्वास्त को अपील से अलग सुना जाए, और सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि देयर वाज एन अपरेंट बायस, कि एक जानिबदारी थी फाजिल जज की, जो अभी मरहूम भी हो चुके हैं, तो उस बेसिस के ऊपर इसको जो है पूरे ट्रायल को विशिएट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, उसको गैर कानूनी करार दिया जाए। दूसरा जो वो सपोर्ट ले रहे हैं वो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब का वो अपनी तकरीर है जो कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में की थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे वाक़यात कोट किए थे कि ये सज़ा होने से पहले एक बड़े सीनियर ऑफिसर जो हैं एक एजेंसी के, उनके पास आए, उन्होंने पहले ये अंदिया दे दिया था कि ट्रायल कोर्ट ये सज़ा देने जा रही है, जब ये अपील होगी तो मुबैयन तौर पर उनके मुताबिक
कि उसका क्या फेट होगा और उसमें बेंच की कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें, ये दूसरी चीज़। और तीसरा मैं समझता हूँ कि जिस केस का हवाला उन्होंने दिया है वो बेनज़ीर भुट्टो केस था जिसमें कि SGS को टेक्ना रेफरेंस में उस वक्त चूँकि एहतसाब अदालतें हुआ करती थी, एहतसाब एक्ट 1997 था उस वक्त जो उसमें वजूद में आया था, उसके नतीजे में जो SGS को टेक्ना में जो सजाएं हुई थी उसके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी उसमें एक बड़ी मुतनाज़े, बल्कि मुतनाज़े नहीं कहूँगा कि वो बड़ी ठोस किस्म की एक मटीरियल उनके हाथ लग गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो एक रिकॉर्डिंग थी जो जस्टिस कयूम साहब जो कि मेंबर थे उस बेंच के, एहतसाब बेंच के, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उस वक्त के मरहूम राशिद अजीज़ साहब, उनकी कन्वर्सेशन जो थी वो उस वक्त के एहतसाब कमीशन के जो चेयरमैन थे सैफुर रहमान के साथ वो पेश की गई और उसके ऊपर बड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहस हुई। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो SGS को टेक्ना केस में उस वक्त जो अदालतें होती थी अकाउंटेबिलिटी की, वो 2 जज हज़रात पर मुश्तमिल होती थी। एक में नजमुल हसन काज़मी साहब उसमें जज थे और मलिक कयूम साहब। तो उनके फैसले को जब चैलेंज किया गया और ये वाला सामने लेके आया गया वो जो टेप्स का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया कि ये जो फैसला है ये वाकई ये जानिबदारी का नतीजा है। और उसमें हालांकि उन्होंने कहा कि जहाँ तक टेप्स का ताल्लुक है जो वहाँ पे पेश की गई उसको हम प्रेस इनटू सर्विस नहीं कर रहे, लेकिन और ऐसा मवाद हमारे सामने लाया गया है जो इस चीज़ की तरफ गवाजी करता है कि ये जो ट्रायल है ये जानिबदाराना था, ये बायस ट्रायल था, लिहाजा उसको हम सस्टेन नहीं कर सकते। उन्होंने उसको सेट असाइड किया और रीट्रायल के लिए जो है वो दोबारा भेज दिया। शाह साहब, आप इसको इस तरह से देखेंगे कि तारीख़ जो है वो अपने आप को दोहरा रही है। वो वीडियो टेप जिसमें जरदारी को सज़ा देने की बात की गई, जस्टिस अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ बात की गई और इल्ज़ाम लगा के उसमें शरीफ ख़ानदान ने वो जो डिक्टेशन थी, डिक्टेशन जो है वो उन्होंने दी थी। और आज क्योंकि मैं आपको रोकूंगा, सॉरी, कि उसमें इंटरेस्टिंग पहलू ये था कि मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि उसी केस में जो फैसला हुआ आज उसी केस का वही नज़ीर पेश करके ये रिलीफ हासिल करना चाहते हैं। एक्जैक्टली तारीख अपने आप को दोहराती है। देखें ना उस वक्त कैरेक्टर्स कौन थे। जो सेनेटर सैफुर रहमान थे वो इस वक्त समधी हैं मरियम नवाज साहिबा के, अभी अभी उनकी बेटी से, उनके बेटे से शादी हुई है। और उस वक्त जो सैफुर रहमान साहब जो टेलीफोन की गुफ्तगू कर रहे थे तो वो जो बात कर रहे थे वो शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की तरफ से कर रहे थे कि उनका मुझ पे दबाव है और वो ये चाहते हैं कि इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा डोज मिले, फुल सज़ा देनी चाहिए उसमें। तो ऊपर से जो उधर से जवाब आता था उन्होंने कहा नहीं ये फुल तो हम नहीं दे सकते, फिर उससे तो बहुत ज़्यादा मसाला पड़ जाएगा, फलाना फलाना। सो इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि आज वही केस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, जिसकी बैक के ऊपर मुबैना तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, अब वही उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को एक नज़ीर बनाकर अपने हक में फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। तो आपको इसको इस नज़र से भी देखते हैं कि शरीफ ख़ानदान वैसे बड़ा धनी भी गर्दाना जाता है कि किस्मत के बड़े धनी हैं, बड़े केसेस बने उससे बच भी जाते हैं और आज शायद उनसे गलती जो करवाई गई आज वो गलती उनके फ़ायदे में जा रही है, उनसे वो फ़ायदा उस गलती से उठाना चाहते हैं। एग्जैक्टली उठाना चाह रहे हैं। और इसमें एक दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये लगता है कि ये जो एप्लीकेशन 561A की उन्होंने दी है, जब ये एज ऑब्जेक्शन केस अदालत में जाएगा जुडिशल साइड के ऊपर, तो मुमकिन है कि उसको कन्वर्ट कर दिया जाए और उसको ये जो पहले से अपील मौजूद है उसमें इजाफी ग्राउंड्स के तौर पर इसको लिया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर इस प्रोविज़न ऑफ लॉ के तहत ये एप्लीकेशन दी है, लेकिन उसूली तौर पे ये तमाम ग्राउंड्स बिल्कुल वैलिड हैं, इसमें जान है, बड़े ठोस ग्राउंड्स हैं। लेकिन इसको अपने इजाफी जो उन्होंने नुकात वहाँ पे लिए हुए, या आप उसको एडिशनल ग्राउंड्स कह सकते हैं, कि उसी अपील में बतौर एडिशनल ग्राउंड्स की एक एप्लीकेशन देते कि इनको बतौर एडिशनल ग्राउंड्स लिया जाए और उसमें जो चीज़ें अनेक्स कर रहे हैं उनको बतौर इजाफी शहादत जो है इसकी दरख्वास्त दे सकते थे। अच्छा सर, आखिरी सवाल, आपको पता है कि मरीम नवाज साहिबा के जो वकील हैं अमजद परवेज़, वो अपनी अदालत के बाद अलग हो गए या इस दरख्वास्त की वजह से अलग हो गए, ये एक अलग बहस है। इरफान कादिर साहब को वकील कर लिया है और आज उनकी पहली दरख्वास्त के ज़रिए रूनुमाई हो गई है। इस दरख्वास्त के ज़रिए इरफान कादिर साहब का इस केस में आना, आप उन्हें किस नज़र से देखते हैं कि
केस अब कैसे चलेगा, जजेस और वकला के दरमियान देखिए, अब आर्गूमेंट्स का तबादला किस तरह से होगा, किस तरह के रिमार्क्स आएंगे? ये देखिए, एक हम पहले एक देवमालाई एक दास्तान हम बचपन में पढ़ा करते थे, सुना भी करते थे, वो था टार्जन की वापसी। मैं समझता हूँ कि इरफान कादर साहब का इस केस में स्टेज के पे ऊपर आना और इस एप्लीकेशन के साथ आना, ये एक बहुत अच्छी मूव है उनकी तरफ से। इसमें कोई शक नहीं कि अमजद परवेज़ और उससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ भी इस केस को बड़ा क्लोजली वॉच करते रहे, उनको हर एक चीज़ का बताया। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इनकी हिकमत अमली में तब्दीली है और उनके पर्सपेक्टिव से अच्छी तब्दीली है। उसकी वजह ये है, एग्रेसिव होकर केस लड़ना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इरफान कादर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े मोहतरम हैं और वो बहुत काबिल हैं, उनका लॉ के ऊपर बड़ी दस्तरस है, लेकिन उनका हर चीज़ का अपना एक स्टाइल है और वो थोड़ा सा ज़रा फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं। और यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि ये एक लीगल स्ट्रेटजी का हिस्सा मुझे नज़र आ रहा है कि वो एक ऐसे वकील साहब को लेके आए हैं जिनका एक नाम भी है, एक बड़ा फेस भी है, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे हुए हैं और उसके अलावा वो हाई कोर्ट के जज भी रहे हुए हैं और नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हो। तो उनको नैब की और क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की निटी ग्रिटीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा है। तो उनकी एंट्री जो है, मैं समझता हूँ कि इनकी एक बहुत अच्छी लीगल हिकमत अमली का नतीजा है। लेकिन शाह खबर साहब, आपको ये भी पता है कि आप इरफान कादर साहब की तारीफ़ भी कर रहे हैं और तारीफ़ होनी भी चाहिए। दलाइल के मामले में बड़ा नगद असूल है उनका, वो दलाइल में उधार नहीं रखते, लंबे चौड़े दलाइल नहीं देते। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन दलाइल देंगे। अमजद परवेज़ और ख्वाजा हारिस साहब होते वो तो 2-3 हफ्ते चला जाते। देखिए, तो इससे तो कन्विक्शन का भी खतरा नज़र आ रहा होगा कहीं ना कहीं कि केस जल्दी कंक्लूड हो जाएगा, तो एक नज़र आएगा कि केस जब जल्दी कंक्लूड होगा तो फैसला भी जल्दी आएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वो 1-2 तरीके, हर एक का कन्विक्शन या बरियत कुछ भी हो सकता है, अपना अपना तरीका होता है। वो कहते हैं ना, एक होता है 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो यहाँ पे भी वो अप्लाई होगा कि अमजद परवेज़ साहब, ख्वाजा हारिस साहब, इवन आज़म नज़ीर तारड़ लंबा इनिंग खेलते हैं, जबकि इरफान कादर साहब 20-20 खेलते हैं। तो लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इरफान कादर साहब जो है वो बड़े ज़बरदस्त लीगल माइंड के हैं और उन्होंने जो भी हिकमत अमली बनाई होगी और वो जो नुकात हाईलाइट किए हुए हैं इसमें, वो इस तरफ लेके जा रहे हैं कि जिस तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का केस अपील में सुप्रीम कोर्ट में सेट असाइड हुआ था और रिमांड हुआ था और उसमें वो जो ट्रायल कोर्ट का बायस है उसको सामने लाना चाह रहे हैं, मुझे तो इसमें बड़ा मवाद नज़र आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगर इसको ठीक तरीके से प्लीट कर लिया गया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की केस के जक्स्टापोजिशन में अगर इसको उन्होंने आर्गू कर लिया, तो मुझे ये राय कायम करते हुए मैं समझता हूँ कि मैं हक में जानिब होऊंगा कि इसमें ये जजमेंट सेट असाइड भी हो सकती है और ये दोबारा केस रिमांड के लिए भी जा सकता है। चलिए सर, हम पहला जो सेगमेंट है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, इससे आगे हम बात करने वाले हैं शाह खबर साहब से कि जो पेंडोरा लीक्स का एक ढंडोरा पिछले दिनों पीटा गया, ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, 2 से 3 दिन गुजरे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस सारे मामले की तहकीकात के लिए एक तहकीकाती सेल जो है वो तश्कील दे दिया है। तो शाह खबर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेल बनाया गया है पेंडोरा लीक्स के मामले की तहकीकात करने के लिए, ये कितना इफेक्टिव है, कितना पावरफुल है और ये जो मामला सामने आया है, क्या इसकी नहज तक, तह तक ये सेल जो है पहुँचने की सकत रखता है ताकि